लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था कि वेरिएबल इनकम बेरिंग अगर सिक्योरिटी है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, परचेज का। डिविडेंड मिला तो अकाउंटिंग कैसे करना है, सेल के वक्त अकाउंटिंग कैसे करना है, बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर के बुक्स में बोनस का अकाउंटिंग कैसे करना है। और कल के लेक्चर में लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का अब एक लास्ट कंसेप्ट रहा है, वो है राइट शेयर्स। मतलब अगर आपके पास एक कंपनी के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, सो उनसे रिलेटेड कुछ राइट शेयर्स भी हो सकते हैं। अब उसका मीनिंग क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, देखते हैं। सी सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी का नाम ले लो, चलो आरोह लिमिटेड ले लो। अब सपोज काव्या और आकांक्षा, ये दो लोग हैं, ये दो लोगों के पास ये कंपनी के शेयर्स है। काव्या के पास एक है, आकांक्षा के पास एक है। मुझे बताओ तो ये कंपनी के ओनर्स कौन कौन हैं? ये दोनों ही शेयर होल्डर्स हैं। ओके, ये दोनों कितने परसेंट ओनर है दोनों? काव्या के पास 50-50%। करेक्ट। अब आरोह लिमिटेड को पैसों की जरूरत है, उसे एक्सपांड करना है ये कंपनी को, तो उसे पैसों की जरूरत थी, उसे और 100 रुपीज की जरूरत थी। तो आरोह लिमिटेड ने डायरेक्टली क्या किया, डायरेक्टली आरोह गया विश्वजीत के पास और विश्वजीत को डायरेक्टली क्या कर दिया, 2 शेयर्स बेच दिए और 100 रुपए ले लिए। ये चीज काव्या और आकांक्षा को बताई नहीं आरोह लिमिटेड ने। 100 रुपए चाहिए, डायरेक्टली नया बंदा ढूंढा, उसे 2 शेयर्स दे दिए, 100 रुपए कलेक्ट कर लिए। ठीक है, 50 रुपीज का एक शेयर है। अब ये जो चीज आरोह लिमिटेड ने की है, क्या ये काव्या और आकांक्षा को अच्छी लगेगी? नो। तुम्हें क्या है भाई, तुम्हारा तो शेयर है ही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैंने डायरेक्टली विश्वजीत से पैसे लिए तो? काव्या बोल रही है मैम हमें एक एक शेयर दिए तो उसको 2 क्यों दिए? हाँ देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये विश्वजीत को शेयर देने के बाद टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 4 बराबर। 4 में से काव्या के पास एक शेयर है, 4 में से आकांक्षा के पास एक शेयर है और विश्वजीत के पास 4 में से 2 शेयर्स है। अगर हम परसेंटेज होल्डिंग लेते हैं तो अभी काव्या का कितना हो गया, 25%, आकांक्षा का भी 25% और विश्वजीत का कितना है, 50%। अब कंपनी के जब बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसमें ओनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। और एक सेकेंड, हाँ, ओनर्स पार्टिसिपेट करते हैं और पर शेयर 1 शेयर 1 वोट होता है। क्या होता है, 1 शेयर 1 वोट। अब मुझे बताओ, पहले मैंने विश्वजीत को शेयर देने के पहले, मेरा आवाज सबको ब्रेक हो रहा है क्या? क्लियर है? सलोनी एक बार नेटवर्क चेक करो। राइट। अब विश्वजीत को शेयर देने के पहले मुझे बताओ, अगर कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होता तो उसमें काव्या और आकांक्षा का कितना परसेंटेज वोटिंग था, कितना कंट्रोल था उन दोनों का कंपनी पे? 50-50 था, आधा आधा था, क्योंकि 1 शेयर 1 वोट था। तो काव्या के पास एक शेयर था, आकांक्षा के पास भी एक शेयर था, दोनों इक्वल वोटिंग कर पा रहे थे। तो कोई भी डिसीजन लेना हो तो काव्या का भी उतना ही से था और आकांक्षा का भी उतना ही से था। यस और नो एवरीबॉडी? यस। अभी जब आरोह लिमिटेड ने डायरेक्टली विश्वजीत को शेयर दे दी, तो मुझे बताओ अब कंपनी में डिसीजन लेते वक्त ज्यादा डिसीजन
किसके साइड पे जाएगा? ज्यादा कंट्रोल का पावर किसके पास है? विश्वजीत के पास ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है, क्योंकि काव्या के पास एक शेयर है, आकांक्षा के पास एक शेयर है, विश्वजीत के पास 2 शेयर है, इनके पास 25% होल्डिंग है, 25% होल्डिंग है, और इसके पास 50% होल्डिंग है। करेक्ट। सो वो 50% कंट्रोल वो कर रहा है कंपनी को, जबकि ये लोग 25-25% इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट विश्वजीत जो बोलने वाला है उसको ज्यादा वेट जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीज जो की हुई है वो काव्या और आकांक्षा को अच्छी लगेगी क्या? उनका कंपनी के ऊपर का कंट्रोल क्या हो गया है? कम हो गया है। दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। क्या हो गया है ये? डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। उनका जो कंपनी के ऊपर कंट्रोल था वो कम हो गया है। पहले वो कंपनी को आधा आधा कंट्रोल कर सकते थे, अब वही कंपनी पे सिर्फ 25% कंट्रोल है उनका उनका कंट्रोल कम हो गया है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। whatever this is happening, this is not fair for the existing shareholders. ओके क्योंकि तुम लोग मुझे क्या बोलने आ सकते हो कि मैम अगर कंपनी को पैसों की जरूरत थी तो आप हमें बोलते थे ना, यू शुड हैव ऑफर्ड शेयर्स टू अस। काव्या बोलती थी मैम मैं और एक ले लेती थी, आकांक्षा बोलती थी मैं और एक ले लेती थी, और एग्जिस्टिंग जो हमारा कंट्रोल था कंपनी पे 50-50% हम वो कंटिन्यू रख पाते थे। आपने डायरेक्टली बिना बोले यार बाहर वाले को दे दिया, तो कंपनी के ऊपर का हमारा कंट्रोल ही कम हो गया। करेक्ट। ये दिक्कत तो हर शेयर होल्डर को आएगी एग्जिस्टिंग। यस और नो? यस। इसके लिए क्या बोला गया है कि जब भी कंपनी को नए फंड्स की जरूरत होती है, सो अगर कंपनी को न्यू फंड्स की जरूरत है और कंपनी बोल रहा है कि नए पैसे ये हमें ओनर्स से चाहिए, शेयर होल्डर्स से चाहिए, या शेयर्स के थ्रू हम इसे कलेक्ट करने वाले हैं, लोन नहीं लेने वाले हैं, हम शेयर्स के बदले में ये पैसे लेने वाले हैं, तो कंपनी मस्ट ऑफर these new shares first to the existing shareholders. किसने बोला है? ये कंपनीज एक्ट ने डाला हुआ ये रूल है। आप पढ़ोगे ये लॉ में कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013 ये वो लॉ है, इट इज दैट स्टैट्यूट ओके विच गवर्न्स कंपनीज, जो कंपनीज को कंट्रोल करता है, कंपनीज के बारे में रूल्स बनाता है। तो इस एक्ट ने बताया हुआ है, ये लॉ ने बताया हुआ है कंपनी को कि भाई जब तुम ऐसे करते हो ना तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ नाइंसाफी होती है। इसलिए अगर कंपनी को पैसे चाहिए ओके और अगर कंपनी बोल रही है कि वो पैसे बाहर के मतलब शेयर्स बेच के ही वो पैसे रेज करने वाली है, तो उस केस में कंपनी ने वो शेयर्स पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने चाहिए, और ऑब्वियसली वो ऐसे रेशो में ऑफर होंगे कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उनका कंट्रोल सेम रहेगा। ओके तो कंपनी ने क्या करने चाहिए, ये जो कंपनी को पैसे चाहिए, जो कंपनी शेयर्स के द्वारा कलेक्ट करने वाली है, कंपनी ने पहले वो शेयर्स किसे ऑफर करने चाहिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और वो ऐसे ऑफर किए जाएंगे कि अगर सारे शेयर होल्डर्स ने, सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने अगर वो ऑफर किए हुए शेयर्स खरीद लिए तो सबका कंपनी का ओनरशिप जो जैसे पहला था वैसे ही रहेगा। ओके आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस ओके। हाँ पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ हम तुम्हें ऑफर करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाएंगे शेयर्स, उनको बोला जाएगा कि देखो हमें पैसे चाहिए और हमें शेयर्स के द्वारा ये पैसे कलेक्ट करने हैं, तो हम पहले आपको ऑफर कर रहे हैं। हाँ फिर अगर आप रिजेक्ट कर दो, सी अगर आप रिजेक्ट कर दो तो कंपनी को तो पैसे चाहिए, फिर कंपनी बाहर लोगों के पास जा सकता है, लेकिन फिर आप नहीं बोल पाओगे ना, बाद में आप रोओगे तो नहीं कि आपको पता होगा ना, तो बाद में आप ये नहीं बोलोगे मैम आपने कैसे विश्वजीत को शेयर दे दिए, मैं क्या बोलूंगी, मैंने तुमको पूछा था, तुमने बोला नहीं चाहिए इसलिए मैंने बाहर वाले को दे दिया। करेक्ट।
ओके, सो जब कंपनी को फ्रेश इशू करना होता है शेयर्स का, तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑफर दो शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, so that existing shareholders have right to maintain their control over the company. These shares offered to the existing shareholders are called as right shares. ये उनके अधिकार है ना, ये उनका कि वो शेयर पहले उनको ऑफर हो, तो ये शेयर को बोलते हैं राइट शेयर्स। ओके, अब यूजुअली से कंपनी के लिए भी अच्छा ही है, कंपनी को क्या मतलब है, पैसे चाहिए, कंपनी को बहुत शौक नहीं होता है कि डायरेक्टली बाहर जाके लोगों को बोले आओ आओ शेयर्स खरीदो। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैसे देते रहेंगे तो कंपनी को तो ज्यादा अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले लोगों को पहले शेयर्स ऑफर करना, फिर उनसे शेयर पैसे लेना, इसमें खर्चा होता है, ये प्रोसीजर इतनी इजी नहीं है। ओके, कि बहुत सारी चीजें प्रिंट करो, सबमिट करो, लोगों को, बाहर वाले लोगों को ऑफर करो। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही शेयर्स के लिए अप्लाई करते होंगे तो कंपनी के लिए प्रोसीजरियली भी चीजें थोड़ी सिंपल हो जाती है। सो कंपनी के लिए भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करना ये बेनिफिशियल ही होता है। ओके, और ये प्रमोट करने के लिए या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर खरीद ले, इसके लिए यूजुअली ये जो कंपनीज क्या करती है, अगर वो शेयर का मार्केट में प्राइस है लेट्स से 200 रुपीज, तो वो ये राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यूजुअली मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ऑफर करती है। मतलब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलते हैं हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप शेयर्स खरीदो, और ओके मार्केट में से आप अगर खरीदने जाओगे तो आज हमारे एक शेयर का भाव 200 रुपया हो गया है, लेकिन हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप ये शेयर्स, नए शेयर्स ले सकते हो एट लेट्स से 180 रुपीज। क्यों? क्योंकि कंपनी वांट्स टू प्रमोट, कंपनी वांट्स टू एनकरेज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय द शेयर्स। कंपनी का भी काफी एडमिनिस्ट्रेटिव काम बच जाते हैं। ओके, सो दिस वे द शेयर्स व्हिच आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स। सो कंपनी शेयर होल्डर्स को बोलेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि हमें पैसों की जरूरत है, हम नए शेयर्स बेच रहे हैं, आपको इतने शेयर्स के खरीदने का अधिकार दिया जाता है। ओके, अगर आपको खरीदना है तो आप इतने इतने शेयर्स खरीदने का आपको अधिकार है, आप एक शेयर 180 रुपए में खरीद सकते हो, तो आप बता दो आप खरीदना है या नहीं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राइट शेयर्स। इज द कंसेप्ट क्लियर कि ये राइट शेयर्स होता क्या है? यस, सच में होता है क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये राइट शेयर्स वगैरह, या थियोरेटिकली हमें कुछ तो पढ़ाया गया है बुक में? हाँ, इसे राइट इशू ही बोलते हैं। और ये प्रैक्टिकली होता होगा क्या? हमारे सिलेबस में जो मेजॉरिटी चीजें सीखते हैं वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होती है, इसके लिए ही वो कैसे करनी है हम सीखते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, बीच में ना M&M फाइनेंस करके एक कंपनी है, उसने राइट शेयर्स ऑफर किए थे। ओके, मैंने खरीदे थे ये राइट शेयर्स, दिखाती हूँ मैं आपको। हम मनी कंट्रोल पे डालते हैं और हमारे उधर आईपैड पे ऑलरेडी खुली हुई चीजें बंद ही नहीं होती है। रुको, इतनी सारी चीजें हैं। राइट इशू इधर होगा, M&M, हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस, देखो कुछ तो मनी कंट्रोल पे न्यूज है। हो गया, इसको टाइम हो गया। Mahindra and Mahindra Financial Services, a subsidiary of Mahindra and Mahindra,
has opened its right issue for subscription for its existing shareholders. यही वर्ड्स अभी हमने सुने कि ये किसको ऑफर किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ऑन जुलाई 28। सो जुलाई 28 2020 में ये M&M फाइनेंस ने अनाउंस किया था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार दिया जा रहा है शेयर्स खरीदने का। क्या था इसका की 10 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं इशू के। देखो, इशू प्राइस, द राइट्स इशू प्राइस हैज बीन फिक्स्ड एट ₹50 पर शेयर। ओके, तो वो शेयर होल्डर्स को क्या बोला था कि आप एक शेयर खरीद सकते हो, कितने में खरीद सकते हो, ₹50 में। ओके, टर्म्स ऑफ पेमेंट, अगर आपको वो शेयर खरीदना है तो आप ₹50 में खरीद सकते हो, और आपको क्या बताया गया, पैसे कब देने हैं। फुल अमाउंट ऑफ द इशू प्राइस विल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप वो शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, फाउंडेशन, याद आया क्या, एप्लीकेशन, यस नो, तो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करते वक्त ही पूरे ₹50 देने हैं। राइट्स एंटाइटलमेंट रेशो, ओके, जैसे बोनस के केस में हमने सीखा था 1:2, इसका मतलब हर 2 शेयर्स के पीछे आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। वैसे राइट्स के केस में भी रेशो दिया जाता है कि कितने शेयर्स अगर आपके पास होंगे तो उसके लिए आपको कितने राइट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, राइट्स इक्विटी शेयर्स विल बी ऑफर्ड इन द रेशो ऑफ 1 equity share for every 1 equity share held by eligible shareholders on the record date, that is July 23। क्या ये वर्ड्स अभी सुने हुए लग रहे हैं क्या, रिकॉर्ड डेट? यस, सेम राइट शेयर्स के केस में भी रिकॉर्ड डेट होती है कि ये रिकॉर्ड डेट पे जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें अधिकार होगा कि आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन से रेशो में, 1:1। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक्स्ट्रा का एक राइट शेयर खरीद सकते हो ₹50 देके। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे, और कुछ सीखने के बाद राइट्स के बारे में बाकी के पॉइंट्स, अभी फिलहाल इतने ही रेलेवेंट है। देखो, उन्होंने और एक डेट दिया है उधर, राइट इशू विल क्लोज ऑन August 11। इसका मतलब जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा कि आपके पास एक शेयर है तो आप एक राइट शेयर खरीद सकते हो। ओके, कितने रुपए में, ₹50 में, और 11 अगस्त तक आपके पास टाइम है, जिसके 11 अगस्त तक आप बता सकते हो कि आपको शेयर खरीदना है या नहीं। सो 11 अगस्त को आपका ऑप्शन टू बाय दैट शेयर वो चला जाएगा। 11 अगस्त तक यू हैव टाइम। सो ये 3 डेट्स क्विकली समझ लेते हैं, एक ही सेकेंड से, एक सेकेंड। हाँ हाँ कर लो, 1 मिनट। राइट, तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो समझ लो, ये डेट समझना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रिकॉर्ड डेट क्या बोली है, 23 जुलाई। सी, टाइमलाइन समझ लो, इनके केस में हुआ क्या था, टाइमलाइन उन्होंने बोला है 23 जुलाई इज रिकॉर्ड डेट। लेकिन ना ये थोड़ा सा मुझे, एक सेकेंड रुको, सर्च करने दो। कहाँ पे पढ़ा था अभी हमने रिकॉर्ड डेट? हाँ, यहाँ पे। ठीक है,
सो बेसिकली कंपनी ने बोला है कि 23 जुलाई को जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो रिकॉर्ड डेट है, तो उस दिन जो भी शेयर होल्डर्स के नाम पे शेयर होगा, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होगा कि उनको हम राइट दे रहे हैं कि फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड यू कैन बाय 1 मोर शेयर। ओके, और जब ये 1 मोर शेयर आप बाय करते हो, आप बाय कर सकते हो उसे 50 रुपए में। ओके, अगर आपको ये बाय करना है तो एप्लीकेशन डेट खुल रही है 28 जुलाई को। आप 28 जुलाई से 11 अगस्त तक ये शेयर्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब आप एक चीज पूछ सकते हो कि मैम लेकिन आपने बोला था कि यूजुअली कंपनीज ऐसे करती है कि मार्केट में वो शेयर का जो प्राइस होगा यूजुअली उससे सस्ते में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करता है। चेक करते हैं कि सच में M&M फाइनेंस ने भी वो किया था क्या। वो लोग कौन सी डेट पे ये बोल रहे हैं? 28 तारीख को ना। देखो हम प्राइस चेक करते हैं इनका, आपको हमेशा बैकडेटेड प्राइस मिलता है, हिस्टोरिकल प्राइस। चेक करते हैं कि क्या सच में उन्होंने सस्ते में ऑफर किया था क्या। हमें क्या चाहिए, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, या चलो 1 ईयर का पीरियड लेते हैं हम। कौन सा डेट चाहिए हमें? रफली अराउंड जुलाई चाहिए ना। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या प्राइस तुम लोगों को? रुको जूम करती हूँ मैं थोड़ा। 23 जुलाई को ये देखो, कुछ 17 जुलाई को वो एक शेयर की प्राइस 126 थी। उसके बाद 23 जुलाई को 148 है, 28 जुलाई को 135 है। मतलब अगर आप मार्केट से वो शेयर खरीदते थे उसका प्राइस कितना था? 135। जबकि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो अभी आप वो कंपनी के पास से ही शेयर खरीद सकते थे। कितने में? 50 रुपए में। तो क्या आपको सस्ते में ऑफर हो रहा है शेयर या नहीं? हो रहा है? समझा आपको? ये दिख रहा है स्क्रीन पे? यस। और आज वो शेयर की रफली अराउंड देखो प्राइस कितनी हो गई है, ट्रैक करो। 11 अगस्त को वो शेयर की प्राइस 132 थी, फिर भी आपको वो शेयर कितने में मिला था? 50 रुपए में, और उसकी मार्केट में प्राइस 132 चल रही थी। ओके, उसके बाद आज अगर आप देखते हो तो वो लेटेस्ट उसकी प्राइस अभी तो काफी हाई जाके आया था M&M फाइनेंस, कुछ 205 तक पहुंच गया है। अब वो शेयर की प्राइस उतनी हो चुकी है। मेरा तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बताने का था कि यूजुअली कंपनी मार्केट में वो जो शेयर प्राइस होता है उससे सस्ते में वो शेयर ऑफर करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी खरीद ले, सो दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर कंपनी ऑल्सो। आर वी क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ कि सच में प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हमने न्यूज पढ़ी तो राइट शेयर्स होते हैं, रिकॉर्ड डेट होती है, एप्लीकेशन डेट होता है, मार्केट प्राइस होती है, एक्सरसाइज प्राइस होती है। एक्सरसाइज प्राइस मतलब क्या? जो प्राइस पे आपको वो शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया है 50 रुपए, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस। So are all these terminologies, is this entire concept clear of right shares? Yes, everybody. ओके, सो ये 50 रुपए क्या थी? एक्सरसाइज प्राइस थी। ये वो रेशो था, ये रिकॉर्ड डेट थी, ये एप्लीकेशन राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए पीरियड 28 जुलाई को चालू हो रहा था, 11 अगस्त को क्लोज हो रहा था। ओके, चलो, सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ राइट शेयर्स। अब क्या थ्योरी क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है हमें इसका
कि कंसेप्ट हो गया? चलो अब हमें सीखना है कि ये शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर खरीदते हैं, ओके, अगर ये राइट ऑफर किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं और उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। सो नोटबुक में अब ये हम चार्ट बनाएंगे। एक इन्वेस्टर है सपोज, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी का, जैसे समझ लो वो बंदे के पास ऑलरेडी M&M फाइनेंस के शेयर्स थे, उसके बाद कंपनी ने अनाउंस किया कि जिसके पास भी एक शेयर है उसे नया एक शेयर खरीदने का हम राइट देते हैं 50 रुपए। ओके, तो अब ये जो इन्वेस्टर है, लेट्स से ये इन्वेस्टर है विश्वजीत, तो विश्वजीत के पास ये जो ऑप्शन है वो क्या क्या कर सकता है। तो ये जो विश्वजीत को राइट मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, विश्वजीत ये अधिकार के साथ 3 चीजें कर सकता है। ओके, ऑप्शन 1 क्या कर सकता है वो? ही विल एक्सरसाइज हिज राइट्स। इसका मतलब क्या? विश्वजीत बोलता है कि मुझे जो ये अधिकार दिया हुआ है, हाँ मुझे यूज करना है वो अधिकार, आई रियली वॉन्ट टू बाय शेयर्स। ओके, तो उस केस में एंट्री क्या आएगी? आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा उस केस में एंट्री क्या आएगी? विश्वजीत के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर ही सीखते हैं ये चैप्टर में। विश्वजीत ने वो शेयर्स खरीद लिए, क्या एंट्री आएगी बुक्स में? क्विकली चलो, कम ऑन, कॉमन सेंस। हाँ करो ट्राई। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे? कितने में खरीद पाएगा विश्वजीत एक शेयर? 50 रुपए में। तो उसके पास अधिकार है, सपोज विश्वजीत के पास एक ही शेयर है, तो विश्वजीत के पास अधिकार है सिर्फ एक शेयर खरीदने का, और तो अगर उसने वो अधिकार एक्सरसाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यूज कर लिया, तो वो एक शेयर खरीद पाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 50 रुपए पे, एक्सरसाइज प्राइस पे, जो भी पैसे पे करेगा वो प्राइस पे। यस और नो? यस, ओके। सी, अभी सपोज विश्वजीत को लग रहा है कि यार ये कंपनी ठीक है, ये बोल रहे हैं 50 में शेयर खरीदो, लेकिन मुझे ये कंपनी पे इतना भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं और 50 रुपए इसमें डालूं और आगे जाके फ्यूचर में मुझे इससे रिटर्न मिलेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, या विश्वजीत को पैसे नहीं लगाने हैं ये कंपनी में, लेकिन फिर भी विश्वजीत के पास आज राइट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट राइट हैज सम वैल्यू? क्योंकि आज अगर कोई भी बंदा, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, विश्वजीत बोलता है मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खरीदना नहीं है। नाउ ऑन द अदर हैंड मोहम्मद फील्स दैट कि ये कंपनी अच्छी है, 50 रुपए में मिल रहा है, कुछ बुरा नहीं है। ओके, लेकिन मोहम्मद इज नॉट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो अगर मोहम्मद के पास M&M फाइनेंस के शेयर है ही नहीं, तो उसको अधिकार देगी क्या कंपनी नया शेयर 50 रुपए में खरीदने के लिए? नहीं, बिकॉज ही इज नॉट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, बट ही रियली थिंक्स कि यार ये ऑफर अच्छा है, और एक दिन बात करते हुए वो विश्वजीत को बोलता है यार इन्होंने अच्छा किया है। विश्वजीत बोलता है हाँ यार, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कंपनी में दम, मैं तो, मेरे पास है शेयर, मेरे पास राइट भी है, लेकिन मैं कुछ खरीद नहीं रहा हूँ। तो मोहम्मद बोलता है एक काम कर देना भाई, तू मुझे दे दे तेरा राइट। तो क्या विश्वजीत, कैन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल देयर राइट्स टू समबडी एल्स? एंड द आंसर इज यस। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ये नया शेयर 50 रुपए में खरीदने का अधिकार है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये अधिकार किसी और को भी बेच सकता है। ऑब्वियसली विश्वजीत थोड़ी फ्री में बेचेगा,
आपने ही देखा उस दिन वो शेयर की वैल्यू कितनी थी, समवेयर अराउंड 130 के अराउंड घूम रही थी। तो वो शेयर 50 रुपए में मिल रहा है, तो वो अधिकार का कुछ वैल्यू तो है ही, डिस्काउंट है ये तो, कुछ अधिकार तो है, वो कुछ वैल्यू है उसकी। तो मोहम्मद बोल सकता है कि देख, तेरा जो ये राइट है तो मुझे दे दे ये राइट, और उसके बदले में थोड़े पैसे ले ले। ओके, इससे क्या हो जाएगा कि मोहम्मद क्या बोलेगा कि अरे अच्छा है ना, मैं अगर विश्वजीत 20 रुपए भी ले लेता है तो भी मैं विश्वजीत को 20 रुपए दे दूंगा, मैं शेयर खरीदने के लिए 50 रुपए दूंगा, फिर भी शेयर मुझे 70 रुपए में मिलता है, फिर भी मोहम्मद विन विन में है, अच्छे पोजीशन में है। यस और नो? यस। और विश्वजीत तो वैसे भी खरीदने नहीं वाला था, उसे बेच के पैसे मिल ही रहे हैं। So, existing shareholder need not compulsorily buy the share, exercise his rights. He can sell the share. So, इसे बोलते हैं renunciation of rights. Okay? So, क्या बोलते हैं? He can renunciate the right. बेच सकता है वो ये राइट को। ओके, अब वो जितने में भी ये राइट बेच देगा मोहम्मद को, वो उसे उसकी एंट्री तो मारनी पड़ेगी। एंट्री क्या आएगी बुक में? बैंक अकाउंट डेबिट, विश्वजीत को पैसे आ रहे हैं और ये जो पैसे है ये इनकम है, इनका इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, ये तो इसे राइट मिला, इसे बेच दिया, ये उसकी इनकम हो गई, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू P&L account. Are we clear about this? Yes? Okay. विश्वजीत को ये मिले हुए राइट के साथ विश्वजीत और एक चीज कर सकता है, और वो क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं किया इसने। जब राइट शेयर्स का सी ये जब राइट शेयर्स इशू होते हैं, ओके, तो इनका अकाउंटिंग अभी हम देख रहे हैं इन्वेस्टर के बुक्स में। M&M फाइनेंस कंपनी के बुक्स में इसका अकाउंटिंग क्या होगा वो अभी तक हमने देखा ही नहीं है, वो मॉड्यूल 2 में उसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है। तब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, जब और मैच्योरिटी आ जाएगी तो राइट इशू के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी तब कि एक्चुअली इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए, राइट इशू लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या होता है वो तब हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट सपोज विश्वजीत ने ना शेयर खरीदा ना उसे बेचा, आइडियली तो ऐसे नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट उसने बेच तो देना चाहिए क्योंकि उसको राइट मिला है, कुछ भी ना करने से अच्छा है बेच तो दे ही सकता था, करेक्ट। बट सपोज उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अरे उसको अगर कंपनी में इंटरेस्टिंग नहीं लगती तू मत खरीद भाई, तू राइट बेच देना, कुछ तो पैसे मिलेंगे। सो आइडियली कुछ तो करना चाहिए विश्वजीत ने, बट सपोज कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चला कि ये राइट आके कब चला गया वगैरह, होते हैं ऐसे कुछ लोग। तो सपोज उसने कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया तो नो एंट्री। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ राइट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट के साथ क्या क्या कर सकता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री, क्या ये पार्ट सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? यस, ये चार्ट नोटबुक में लिख लो। हाँ, हाँ कर सकता है ना। राइट की यूजुअली वैल्यू क्या होती है वो दूसरे चैप्टर में देखेंगे, बट अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे, आप देखो ना, उस दिन वो शेयर मार्केट में मिल रहा था 130 रुपए में। ओके, मोहम्मद अगर तुम्हें ये राइट खरीदना है तो तुम मैक्सिमम कितने रुपए दोगे बताओ? उससे थोड़ा कम नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाओ, एग्जैक्ट फिगर बताओ कि मैक्सिमम तुम कितना अमाउंट दोगे विश्वजीत को?
बिजनेस सेंस लगाओ थोड़ा सा। हंड्रेड के अंदर दोगे। सपोज विश्वजीत, तो सपोज मोहम्मद तुम 100 पे करते हो, ठीक है, विश्वजीत को, फिर तुम्हें शेयर खरीदने के लिए प्लस कंपनी को 50 रुपया देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें शेयर पड़ेगा 150 में, उससे अच्छा मार्केट से खरीद लेते थे 130 में। बताओ मोहम्मद ने मैक्सिमम कितने पैसे देने चाहिए राइट के लिए? 80, क्योंकि मार्केट में तो वो 130 पे मिल रहा था, तो विश्वजीत से लेके कोई भी हालत में वो शेयर 130 के ऊपर तो पड़ना ही नहीं चाहिए हमें, वरना तो क्या ही फायदा। तो अब मैक्सिमम राइट के लिए मोहम्मद विल अग्री टू पे 80 मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो पे ही नहीं करे, अग्री ही नहीं होगा। यस और नो? यस, ओके, लिख लो ये चार्ट। क्या आएगा, क्या दिखाओ? ऊपर क्या लिखा था? अच्छा, ऊपर मैंने ये लिखा था। ये चार्ट भी हो गया है सबका? चलो सबका लिख के हो गया, तो अब हम आगे के कंसेप्ट पे जाते हैं राइट शेयर से रिलेटेड। सी, ये जो M&M फाइनेंस है, इस कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया। ओके, अनाउंसमेंट कब किया? 20 जुलाई को। क्या अनाउंस किया कि 23 जुलाई को, ये रिकॉर्ड डेट है, इस दिन पे जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उन शेयर होल्डर्स को अधिकार दिया जाएगा दैट फॉर एवरी वन शेयर दे विल हैव अ राइट टू परचेज वन मोर शेयर एट ₹50। ओके, और एप्लीकेशन वो राइट शेयर के लिए चालू होगा 28 जुलाई को, जो खत्म हो जाएगा 11 अगस्त को।
सो ये इशू ओपन डेट है, ये इशू क्लोज डेट है, ये रिकॉर्ड डेट है और ये अनाउंसमेंट डेट है। अब तो सारे डेट्स का मीनिंग क्लियर है क्या पहले? यस, ओके। अब सी, अब तक जो ऊपर हमने अकाउंटिंग देखा वो ऐसे शेयर होल्डर का के बुक्स में अकाउंटिंग देखा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था और उसे राइट मिला, तो वो राइट के साथ क्या करता है हम उसके बारे में बात कर रहे थे। ओके, अब मेरे जैसे इन्वेस्टर की बात करते हैं कि 20 तारीख को जब ये अनाउंसमेंट हुई, ओके, तो मुझे पता है कि यार ये तो अच्छा राइट लग रहा है, ये अच्छा कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक नया शेयर मिलेगा खरीदने के लिए, वो भी 50 रुपए में फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। तो मैंने 20 जुलाई को सोचा रिकॉर्ड डेट कब है, 23 तारीख को ना, तो क्या इसके बीच में मैं शेयर खरीद सकती हूँ क्या? यस और नो? यस, व्हाई नॉट? मैंने ये किया था, मेरे पास M&M फाइनेंस के शेयर्स नहीं थे, कंपनी ने, जहां तक मुझे याद है, हाँ मेरे पास नहीं थे, कंपनी ने अनाउंस किया, मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, ये 50 पे जो राइट ऑफर कर रहे थे मुझे वो भी अच्छा लगा, तो मुझे ना ये खरीदना था 50 रुपए में। ओके, तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा लग रहा है, तो 20 तारीख से, और मैंने क्या बोला, रिकॉर्ड डेट 23 को है ना, मतलब 23 को मेरे नाम पे शेयर चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा राइट। तो मेरे पास 20, 20, 21, 22 ये दिन है ना खरीदने के लिए शेयर। यस और नो, कैन आई बाय शेयर्स हियर? यस, ओके, तो मैं इसके बीच में शेयर्स बाय करूंगी। अब मुझे बताओ, जब मैं यहाँ पे 20 से 23 के बीच में शेयर बाय करूंगी, तो सामने वाला बंदा मुझसे सिर्फ M&M फाइनेंस के शेयर की वैल्यू नहीं लेगा, वो मुझसे शेयर की प्राइस प्लस एक्चुअली मुझे जो ये राइट मिलने वाला है वो शेयर खरीद के, उसके पैसे भी वो मुझसे वसूल करेगा। यस और नो? यस, सो 20 से 23 के डेट के बीच में शेयर की जो प्राइस मुझे पे करनी पड़ेगी, दैट प्राइस विल बी इक्वल टू, दैट प्राइस विल बी कॉल्ड एज कम राइट प्राइस। सोफा कम बेड सुना है, जिसमें सोफा प्लस बेड बन जाता है, ये वैसा ही है कि जब वो डेट के बीच में आप शेयर खरीद रहे हो तो आप M&M फाइनेंस के शेयर के लिए पैसे दे रहे हो, प्लस आप राइट के लिए भी पैसे दोगे, क्योंकि सामने वाले बंदे को पता है। अब आप मुझे बताओ, बेचने वाला इंसान सपोज विश्वजीत है, अब विश्वजीत ने भी अनाउंसमेंट सुनी है, विश्वजीत बोलेगा कि मैम पहले आपको जितने में शेयर मिलता था ना 20 तारीख के पहले, अब सिर्फ उतने वैल्यू पे नहीं मिलेगा, मुझे पता है आपको राइट भी मिलने वाला है शेयर 50 रुपए में खरीदना, तो मैं थोड़े से आपको शेयर खरीदने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज इनडायरेक्टली आई विल बी गेटिंग राइट ऑल्सो अलॉन्ग विद द शेयर, so the price which I will pay will be come right price. Yes or no? Yes, सबको समझ रहा है ये? सब लोग बताओ समझ रहा है कि नहीं? यस, ओके, देखते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते हैं वो चार्ट पे वो शेयर की प्राइस क्या थी, 20 तारीख के पहले कितनी थी। ये देखो, ये देखो, 17 जुलाई को वो शेयर की प्राइस थी 126, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे ठीक से? यस, और इमीडिएटली नेक्स्ट 20 जुलाई को वो प्राइस कितनी हो गई, 140, 126 से 140। ओके, और 22 को देखो उसकी प्राइस है 153, 23 को 148, और 23 के बाद देखो वो गिरने लगी वापस 128 के रेंज में आ गई। क्यों? क्योंकि 23 के बाद आप शेयर खरीदो, आपको राइट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट 23 तक था,
तो अगर आप देखोगे तो 17 तारीख को वो शेयर की प्राइस कुछ 126 थी, जैसे राइट अनाउंस हुआ उसकी प्राइस कुछ 140 150 के रेंज में गई, और जैसे रिकॉर्ड डेट खत्म हो गई उसकी प्राइस देखो वापस कुछ 141 128 वगैरह के रेंज में वापस आ गई। सो कुछ 126 थी, रफली अराउंड वो 140 150 के रेंज में गया, और फिर वापस से जैसे रिकॉर्ड डेट खत्म हो गया सॉरी जैसे रिकॉर्ड डेट खत्म हो गया उसकी प्राइस वापस से नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में जो बंदा शेयर खरीद रहा है उसे सिर्फ शेयर नहीं मिलेगा, वो राइट के लिए भी पैसे देगा, क्योंकि 23 तारीख को शेयर उसके नाम पे होगा और उसे राइट मिलेगा सस्ते में शेयर खरीदने का। तो इस प्राइस के बीच में वो शेयर कितने में, जो प्राइस वो पे करेगा 20 से 23 के बीच में, दैट विल बी कम राइट प्राइस। So he will be paying also for the right which he is getting. इसके लिए उसे शेयर थोड़ा महंगे में पड़ेगा। Yes और no, ये समझा कि नहीं? मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया है कि ऐसे हो रहा है। Yes no? जैसे मुझे याद है शायद से मैंने खुद ने ही शेयर कुछ 140 में वगैरह खरीदा था, शायद से, मुझे भी इतना याद नहीं है, बट 140 में वगैरह खरीदा था। ओके, सो ये कम राइट हो गया। चलो, सो ये बेसिकली आप वहां पे कम राइट ये इन्वेस्टर खरीदता है। तो अगर कोई शेयर होल्डर कोई शेयर खरीद रहा है और वो कम राइट प्राइस पे खरीद रहा है, तो हमें देखना है कि उसके बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगा, और फिर जब उसे राइट मिल जाएगा 23 तारीख को तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा। ओके, तो जब कोई इन्वेस्टर वो शेयर खरीदेगा 20 से 23 के बीच में, जितने भी पैसे देके, वो कम राइट प्राइस है क्योंकि वो शेयर के साथ राइट के प्राइस भी पे करे, तो उसके बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? उसके बुक्स में सिंपल एंट्री आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितने में भी उसने शेयर खरीदा, अभी उतने में उसे शेयर मिला है तो वो एंट्री मारेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी उसकी परचेज प्राइस होगी उस पे। आर वी क्लियर? यस, ओके। अब 23 तारीख को उसे राइट मिल जाएगा। सी, ऊपर के केस में डिफरेंस क्या था? ऊपर के केस में बंदे के पास ऑलरेडी शेयर था, अब वो राइट का क्या करेगा हम उसके बारे में सोच रहे थे। और नीचे के केस में हम क्या सीख रहे हैं कि राइट अनाउंस होने के बाद बंदा शेयर खरीद रहा है, तो जब वो शेयर खरीदेगा वो कम राइट प्राइस पे शेयर खरीदेगा, उसके बाद उसे राइट मिलेगा। ओके, तो इसके बाद उसे राइट मिलेगा। अब वो राइट के साथ वापस से वो तीन ही चीजें कर पाएगा। क्या कर पाएगा? एक तो वो राइट को एक्सरसाइज कर देगा। अगर उसने राइट को एक्सरसाइज कर दिया, उसको जो शेयर्स मिल रहे हैं अगर उसने खरीद लिए, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? अगेन वेरी सिंपल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी उसकी एक्सरसाइज प्राइस होगी, जितने में भी वो नए शेयर्स खरीद लेगा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो इससे क्या हो जाएगा, जब उसने ओरिजिनल शेयर खरीदा तो जितने भी पैसे देके खरीदा, एंट्री आ गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, कि जितने में भी वो शेयर खरीदा उतने में उसे वो शेयर मिला, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर उसको राइट मिला, अगर वो राइट एक्सरसाइज कर लेता है तो वो वापस एंट्री मारेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, नए शेयर्स उसने खरीदे, जो वैल्यू पे खरीदे वो एंट्री मारते। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, ओके, चलो। या फिर वो अगेन ये भी कर सकता है, राइट बेच सकता है।
ओके, नाउ इस केस में अगर वो राइट बेचता है तो लॉजिकली उसने एंट्री क्या मारनी चाहिए? उसने एंट्री मारनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तुम बोलोगे मैडम क्यों? तुम बोलोगे मैम देखो, वो ऊपर वाले बंदे, ऊपर वाले केस में भी राइट मिल रहा था, तब आपने क्या बोला कि राइट बेच के ये तो कमाई है तो P&L को जाना चाहिए। अब जब यही बंदा राइट बेच रहा है तो आप P&L में नहीं डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है, ये बंदे ने जब शेयर खरीदा था तो उसे राइट के लिए अलग से पैसे देने पड़े थे, याद आ रहा है क्या? उसने कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदा था। जब इसने शेयर खरीदा था तो उसे शेयर प्लस राइट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़े थे, शेयर प्राइस बढ़ गई थी, तो उसने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ये एंट्री मारी थी और इसमें राइट के लिए भी पैसे दिए गए थे। तो अगर अभी वो राइट बेच रहा है तो उस केस में वो जो पैसे उसने भरे हुए हैं ये तो उसकी वसूली हो गई इनडायरेक्टली। तो इसने क्या करना चाहिए, उसकी कमाई थोड़ी है, ये राइट मिलने के लिए उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं भाई, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब राइट बेच के कुछ पैसे मिल रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो कॉस्ट पड़ा हुआ है वो कॉस्ट कम करोगे आप। यस और नो एवरीबॉडी? तो अगर आप कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदते हो और उसके बाद राइट बेचते हो तो वो राइट को बेच के जो पैसे आएंगे वो आपको डालने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, वो आपकी कमाई नहीं है, वो आपके कॉस्ट की रिकवरी हो रही है ये तो। यस यस, या फिर ये बंदा भी, ये तो मतलब ये बहुत इलॉजिकल केस है कि वो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि, हाँ बोलो। जो मार्केट प्राइस होगा वो मार्केट में भी राइट का प्राइस डिसाइड होता है। ओके, अब ये थर्ड केस बहुत इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि आपने खींच खींच के वो शेयर खरीदा कम राइट पे, आपने बोला कि नहीं नहीं 20 से 23 के बीच में मुझे शेयर चाहिए, बड़े महंगा पड़े, थोड़ा राइट के लिए पैसा देना पड़े चलेगा, क्यों? क्योंकि मुझे सस्ते में शेयर मिलने वाला है तो मुझे वो राइट चाहिए। और उसके बाद अगर आप वो राइट के साथ कुछ भी नहीं करते हो तो आप पागल हो, क्योंकि आप फुकट में वो शेयर महंगे में खरीद रहे हो वो राइट मिलने के लिए, और फिर अगर आप वो राइट का कुछ नहीं करते हो तो मतलब इलॉजिकल हो गया ये तो ये नथिंग वाला केस थोड़ा सा फारफेच है, इलॉजिकल है मतलब, बट अगर वो सच में राइट के साथ कुछ नहीं करता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, नो एंट्री। तो तुमने वो ओरिजिनल शेयर जितने में भी खरीदा वो तुम्हारा शेयर की प्राइस ही है, वो तो वैसे ही दिखते रहेगा, क्योंकि ना तुमने नया शेयर खरीदा ना तुमने राइट बेचा, तो तुमने जितने में शेयर खरीदा वो तुम्हारी वैल्यू हो गई वो शेयर की। यस और नो? यस, ये लिख लो, यहाँ पे लिख लो परचेजेस शेयर ऑन कम राइट बेसिस। वैभवी समझ रहा है क्या पूरा?
सबका लिख के हो गया तो बता दो मुझे, जैसे जैसे हो जाता है। यस यस, लिखो लिखो, शांति से लिखो और सही से लिखो। हो गया सबका लिख के, जाना है आगे। यस, चलो। सो बेसिकली जो कंसेप्ट थे ये चैप्टर के खत्म हो गए हैं। अब हमें फटाफट क्या सॉल्व करने हैं, सिर्फ इलस्ट्रेशन। अब इसकी इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। अभी कैसे हो रहा था, थोड़ा थ्योरी थोड़ा सम्स, अब पूरे इलस्ट्रेशन ही करने हैं। पहले तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस चेक कर लेने हैं क्या? यस, थर्ड एंड फोर्थ एग्जैक्टली सेम थे क्या? कुछ फर्क ही नहीं था उसमें, एकदम ही सेम थे। एक सेकेंड। ये चेक कर लो, इलस्ट्रेशन थर्ड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। मतलब आपका सेल पे प्रॉफिट हुआ था 13,750 का, और आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस दिखना चाहिए 31,250 का। यस, बाकी सब लोग, दो ही लोग बोल रहे, बाकी के हाँ ना। यस, कोई डाउट्स? वैभवी? ओके, चलो। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें आपका सेल पे प्रॉफिट आ रहा है 15,500 का। यस, और आपका बैलेंस आना चाहिए 4,10,000 का। यस, सो वेरी सिंपल। लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन 5। करेंगे, क्वेश्चन बैंक के तो बहुत छोटे छोटे थे ना। चलो कर लेते, अब भी कर लेते, मतलब होमवर्क चेक हो जाएगा। कौन से होमवर्क थे? 27, 28, 29, 30? यस। अच्छा, 30 वाला थोड़ा अलग था लगता है, पता नहीं, देखते। MY Limited had acquired 200 equity shares of YZ Limited at 105 per share on 1st Jan and paid rupees 200 towards brokerage, stamp duty and STT. STT होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये लगता है जब आप शेयर्स खरीदते हो। So on 31st March, shares of YZ Limited were traded at rupees 110 per share. At what value investment is to be shown in the balance sheet of MY Limited as on 31st March? बताओ कितने वैल्यू पे दिखनी चाहिए?
ये होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ बोलो। 83,000 पे एक आंसर आ रहा है कि दिखनी चाहिए, करेक्ट और नो? जनता बोलोगे क्या? जल्दी जल्दी, सम्स भी सॉल्व करने हैं हमें, बहुत सम सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं, चलो क्या करना पड़ेगा। पहले आप कॉस्ट लिखोगे, कितने में दिखते होंगे वो शेयर्स? 200 शेयर्स खरीदे थे 105 रुपए पे इंटू 105, मतलब 21,000। और उसमें आपने ब्रोकरेज वगैरह पे किया है, एक्विजिशन कॉस्ट प्लस 200 का, मतलब 21,200 वो शेयर्स का कॉस्ट है। यस, ओके। अब उनकी फेयर वैल्यू देखते हैं। ये 1 जैन को खरीदे थे, अब 31 मार्च को वो शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 110। सो मतलब तुम्हारे पास है ही 200 शेयर्स, 200 इंटू 110 मतलब 22,000। अब मुझे बताओ क्या ज्यादा है, कॉस्ट या फेयर वैल्यू? हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, राइट? तो तुम्हारे शेयर्स दिखने चाहिए 21,200 पे। 80,000 कहाँ से आया फिगर? कुछ तो, हाँ। क्या 200 से मल्टीप्लाई नहीं किया? बट वो करना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाट वैल्यू इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन बैलेंस शीट, सो इट विल बी शोन एट 21,200। क्लियर है क्या? जाना है नेक्स्ट पे? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। On 1st April, X Limited purchased 12% debentures in M Limited for rupees 6,50,000, 6,50,000 के खरीदे हैं, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स वे रुपीज 6 लाख, फेस वैल्यू 6 लाख है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉल्स ड्यू ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर्स। हमें सिर्फ डिबेंचर्स का कॉस्ट निकालना है, ओके। तो मतलब ये कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें, यस और नो? यस। और हमें निकालना है इसमें से सिर्फ डिबेंचर्स के लिए पे कितना किया गया है। डेट देखो, हम खरीद कब रहे हैं? 1 अप्रैल को। अगर हमने 1 अप्रैल को खरीदा है तो सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट कब मिला होगा? लास्ट दिसंबर। यस, तो हमें उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। जब हम उसे 6,50,000 पे कर रहे हैं, उसमें से तो 3 महीने का हमने इंटरेस्ट पे किया होगा। कैसे आएगा वो? डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 6 लाख की, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 18,000। आप डिबेंचर्स के लिए कितना पे कर रहे हो? 6,32,000। यस, क्योंकि आपने खरीदा है 6,50,000 में ना। अगर आप ये
ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि मैम ये 6,50,000 में बताया नहीं है कि कम इंटरेस्ट है क्या नहीं। हाँ ना काव्या, तुम्हारा यही डाउट है ना? हाँ, तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप इसे एक्स इंटर ये क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये 6,50,000 एक्चुअली कम इंटरेस्ट लेना था, बट यस आई विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप इसे एक्स इंटरेस्ट बोल सकते हो। लेकिन फिर अगर आप एक्स इंटरेस्ट बोलोगे तो ये सम में ज़्यादा कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि फिर उस केस में डिबेंचर्स की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी हुई है विच इज 6,50,000। तो क्वेश्चन में दोनों चीजें लिख लो। केस 1 6,50,000 इज कम इंटरेस्ट, केस 2 6,50,000 इज एक्स इंटरेस्ट, दोनों लिख लेंगे हम वहां पे लिख लो। क्वेश्चन बैंक आपको अभी तक मैंने सर्कुलेट नहीं किया ना? हाँ, ये बुक मैं आपको भेज दूंगी, गूगल ड्राइव की लिंक आ जाएगी, उसमें से देख सकते हो। और वहां पे सॉल्यूशन में लिख दो कि ये एक्स इंटरेस्ट केस 1 केस 2 कम इंटरेस्ट। एक सेकेंड ना, मुझे बस यहाँ पे चेंज कर लेने दो। ठीक है, मैं ये बाद में क्वेश्चन बैंक में चेंज कर दूंगी। चलो 29 पे जाना है। T purchased 1,000 numbers of 10% debentures of ₹100 each on 1st April, ठीक है, at ₹96 कम इंटरेस्ट। चलो इसमें क्लियरली बताया हुआ है 96 कम इंटरेस्ट। द प्रीवियस इंटरेस्ट डेट बीइंग 31st December, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना आया है आप लोगों का? 93,500। चलो मैं एक बार चेक करती हूँ। सो बेसिकली मैंने कितने में खरीदा है? 96 रुपीज में खरीदा है पर डिबेंचर। ओके, कब खरीदा है ये? 1 अप्रैल को। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31st December। अगेन मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमने इंटरेस्ट पे किया होगा। ओके, फेस वैल्यू 100 है इंटू 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब कुछ 2.5 तो आपने पे किया है इंटरेस्ट के लिए। तो 93.5 आपने पे किया है डिबेंचर के लिए। ऐसे 1000 डिबेंचर्स आपने खरीदे हैं। सो ये आया 93,500, यही आया ना? यस, ओके। 30th वाला देखो क्या बोल रहे हैं। एक्स हैज परचेज 1,000, क्या खरीदे हैं 1,000? 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 31st January एट ₹95 ईच। अब यहाँ पे भी नहीं बताया है, नहीं बताया है आगे। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th June एंड 31st December। द प्राइस कोटेड इज कम इंटरेस्ट, क्लियरली दिया गया है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन बोला है, तो सिर्फ परचेज की एंट्री मारनी थी आपको। पहले स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा, कम इंटरेस्ट जब भी दिया गया है। तो क्या है ये? 95 में खरीदा, 31st Jan को खरीदा है। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा इन्हें? 31st December। तो बस एक ही महीने का इंटरेस्ट पे किया होगा आपने, राइट? सो 100 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, मतलब 0.5। सो आपने एक्चुअली 94.5 में खरीदा है आपका इन्वेस्टमेंट। ऐसे कितने हैं? 1,000। मतलब ये आ जाएगा
94,500 और ये आ जाएगा 500। यस और नो? अब एंट्री मारना तो काफी सिंपल है। क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 94,500, ये इंटरेस्ट हमारा कॉस्ट होता ही नहीं है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट 95,000। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो आपके सारे होमवर्क्स हो गए हैं चेक। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो चलो आगे जाते हैं। अभी आ जाओ, मॉड्यूल पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 5 पे। 1 2 3 4 हो गए हैं हमारे, 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि करना क्या है, ताकि समझे कि कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है, एक है, दो है, फॉर्मेट क्या ड्रॉ करना है, फिर स्टार्ट करेंगे। बोल रहे हैं ऑन 1st April रजत हैज ऑलरेडी, ओके, ही हैज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू, मतलब बुक में वो शेयर्स कितने वैल्यू पे दिख रहे हैं, ऑफ 15 पर शेयर, ठीक है। उनकी नॉमिनल वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10 है। ही प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑन 20th June he purchased another 10,000 shares of P Limited at 16 per share, ठीक है। फिर ऑन 1st August P Limited issued 1 equity bonus share for every 6 shares held, so 1:6 का रेशो है। फिर 31st October को क्या हुआ? The directors of P Limited announced a right issue which entitles the holders to subscribe 3 shares for every 7 shares, ठीक है, at ₹15 पर शेयर। मतलब कंपनी ने बोला कि जिसके पास भी 7 शेयर होंगे वो 3 शेयर खरीद पाएगा, ओके। और कितने में खरीद पाएगा? 15 रुपीज में, मतलब ये एक्सरसाइज प्राइस है, ओके। शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट। अगर आपको चाहिए शेयर होल्डर को, अगर वो राइट यूज करके नए शेयर्स नहीं खरीदने हैं, तो शेयर होल्डर ये शेयर क्या कर सकता है, ये राइट्स बेच सकता है। या तो सारे के सारे राइट्स बेच दो, थोड़े बेच दो तो भी चलेगा, ओके। रजत सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट टू उमंग, ओके। रजत ने ये जो एंटाइटलमेंट, जो ही इज एंटाइटल्ड टू दिस राइट्स, उसका 1/3 उसने बेच दिया उमंग को। कितने में? 2 पर शेयर में। एंड ही सब्सक्राइब्ड रेस्ट ऑन 5th November, और बचे हुए राइट्स से उसने शेयर्स खरीद लिए, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ रजत फॉर ईयर एंडिंग 31st March। सबसे पहले पूछो इस क्वेश्चन में कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट्स है? डिबेंचर, पी का शेयर, एस का शेयर, जेड का शेयर। इन्वेस्टमेंट कौन से टाइप की? एक ही टाइप की इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स इन पी लिमिटेड, यस और नो? तो एक ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए हमें नया अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में सिर्फ पी लिमिटेड के शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक ही बनाना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ कहीं भी बोला हुआ है क्या? नहीं। तो डिविडेंड का कॉलम ड्रॉ करने की जरूरत है? नहीं ड्रॉ करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम इक्विटी शेयर्स के बारे में डील करेंगे इन पी लिमिटेड, और हमें सिर्फ नंबर और कॉस्ट कॉलम वो ड्रॉ करने की जरूरत है, डिविडेंड ड्रॉ करना नहीं। सो फॉर्मेट क्या ड्रॉ करना है? आर वी क्लियर अबाउट दिस? चलो
आ जाओ। नहीं नहीं, साल भर ले लो। You are required to prepare investment account in the books of Rajat for the year ending on 31st March. पूरे साल के लिए बनाना है। ओके, ड्रॉ कर लो फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट, अगेन डेट, particulars, number and cost। हेडिंग लिख लो बराबर से। हेडिंग में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? अब मैंने हेडिंग के लिए बराबर से जगह नहीं छोड़ी है। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं? रजत, करेक्ट। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड ended on 31st March इन्वेस्टमेंट का डिस्क्रिप्शन दे दो, क्या है? इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड। यस नो? यस। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट। हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करके सबका? यस। वापस से क्वेश्चन पूरा पढ़ने लगेंगे अभी, सेंटेंस बाय सेंटेंस, और अकाउंटिंग चालू करेंगे। देखते चलो क्या बोला है। ऑन 1st April रजत हैज 50,000 शेयर्स ऑलरेडी। तो ये मैंने कैसे रिकॉर्ड करने चाहिए? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट। ये पिछले साल से बैलेंस लेके आए हैं हम, ये अभी खरीदे हुए नहीं है। सो लिखो वहां पे कि ये 2000 जो भी है, April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा कितने शेयर्स, और वो शेयर्स की वैल्यू कितनी? बुक वैल्यू 15 रुपए। मतलब वो जब खरीदे होंगे शायद से 15 में खरीदे होंगे, या फिर बुक में वो फिलहाल लास्ट दिख रहे थे 15 रुपए पर शेयर पे। सो तुम्हें कितने में दिखाना पड़ेगा? 50,000 इंटू 15, मतलब कितना?
7,50,000। आ गए क्या इस पे सब? यस, आगे जाते हैं, चलो। अब क्या बोला है नेक्स्ट? नेक्स्ट बोला है 20 जून को ही परचेस्ड अनदर शेयर्स 10,000 शेयर्स 16 रुपए में। सिंपल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जून 20 टू बैंक अकाउंट, कितने शेयर्स खरीदे? 10,000 16 रुपए में। करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटर पे, मैंने ऐसे ही किया। कितना आया? आ गया सबका? 1,60,000 लिख दिया। यस, चलो जाते हैं आगे। आगे क्या हुआ? 1 अगस्त को अभी ये पी लिमिटेड ने इशू किए इक्विटी बोनस शेयर्स, और क्या बोल रहे हैं कि हर 6 शेयर्स के पीछे तुम्हें एक बोनस शेयर मिलेगा। तो कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे बताओ? सिंपल, हमारे अगर आप नंबर कॉलम देख लोगे तो जब बोनस अनाउंस हुआ है हमारे पास 60,000 शेयर्स है, तो अगर हर 6 शेयर के पीछे एक मिलता है तो 60,000 डिवाइडेड बाई 6 आपको कितने मिलेंगे? 10,000। डेट क्या है इसकी? अगस्त 1। कुछ एंट्री मारते हैं क्या हम? सिर्फ लिखते हैं हम टू बोनस शेयर्स, बट दिस इज नो जर्नल एंट्री। सिर्फ नंबर्स लिखेंगे और 10,000, कॉस्ट तो कुछ भी नहीं आएगी। सिंपल लग रहा है इधर तक? यस, चलो आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ऑन 31 अक्टूबर डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड ने राइट अनाउंस किया, करेक्ट, विच एंटाइटल्स की सब्सक्राइबर क्या खरीद सकता है? इट एंटाइटल्स टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स। हर 7 शेयर्स के बदले में हम 3 खरीद सकते हैं। कितने में खरीद सकते हैं? 15 रुपए में हमने मार्क किया है, और हमें पता है कि इसमें से ये बंदे ने 1/3 राइट जो है वो बेच दिया और बाकी के 2/3 के लिए शेयर सब्सक्राइब कर लिए। यस और नो? यस। सो इसे कुछ राइट्स मिले हुए हैं, इस राइट्स में से कुछ राइट्स के उसने शेयर्स खरीद लिए और कुछ राइट्स उसने बेच दिए, करेक्ट। अब ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, यस और नो? केस 1 हमारा ओके। अब एग्जिस्टिंग बंदे को शेयर्स मिले हैं, राइट्स मिले हैं। अब अगर ये वो राइट्स के शेयर्स खरीद लेता है तो हमें देखने पड़ेंगे वो कितने शेयर खरीदता है, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग एंट्री अलग होती है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितने राइट्स बेच देता है, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग एंट्री अलग होती है। तो एक बार वर्किंग नोट ले निकालते हैं, देखते हैं कि इसको एग्जैक्टली कितने राइट मिले, उसमें से कितने खरीदे कितने बेचे, क्या वैल्यू हुई, तो अकाउंटिंग समझेगा। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। सो वर्किंग नोट, इसको आप इधर 1 लिखोगे तो भी चलेगा। वर्किंग नोट 1 क्या है ये? कैलकुलेशन ऑफ राइट्स ऑफर्ड, सब्सक्राइब्ड एंड सोल्ड। देखते हैं। तो मुझे बताओ राइट्स हमें ऑफर कितने हुए, कितने शेयर्स खरीदने का हमारे पास राइट है?
1:7 नहीं है, ठीक से क्वेश्चन देखो, 3:7 है। राइट, सो मतलब हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 50 प्लस 10 प्लस 10, मतलब हमारे पास टोटल 70,000 शेयर्स है। इसे डिवाइड करेंगे 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें कितने राइट्स मिल रहे हैं? ऑफर हो रहा है 30,000। यस, ये फिगर निकालने में किसी को डाउट? नो। अब इसका क्या हो रहा है? 1/3 इज सोल्ड। ओके, 30,000 का 1/3 कितना आता है? 10,000 हमने बेच दी, मतलब हमने खरीदे कितने हैं? 2/3 परचेस्ड और एक्सरसाइज्ड, मतलब वो कितने हैं? 20,000। यस यस। अब ये देखते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस कितना था। ये राइट्स कितने में बेचे हैं? 2 per share. No, no, read carefully. Rajat sold 1/3 of the entitlement to Umang for a consideration of rupees 2 per share. जब राइट बेचे तो हर एक शेयर को खरीदने का राइट 2 रुपए में बेचा हुआ है। ओके, क्लियर है क्या ये? तो मतलब इधर से कितने पैसे आए हमें? 20,000। और शेयर्स आप खरीद कितने में सकते हो? दैट इज 15 रुपीज एक्सरसाइज प्राइस। तो आपने 20,000 शेयर्स खरीदे 15 रुपए में, मतलब आपको कितने पैसे पे करने पड़े? 15 टू 30। निकालो, मैं टाइम पास कर रही हूँ, तुमसे फिगर चाहिए मुझे। आया क्या सबका 3 लाख? यस। तो मतलब राइट्स बेच के कितने पैसे आए वो पता है, और राइट्स खरीदने मतलब शेयर्स खरीद के कितने पैसे पे करने पड़ेंगे वो निकल गया। अब क्या अकाउंटिंग एंट्री मारने के लिए तैयार है क्या हम? डेटा तो रेडी हो गया। यस ओके। अब देखते हैं कि जो भी राइट्स बेचे जाते हैं, ये जो 20,000 रुपए आए हैं, इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक टू P&L, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की इनकम है, तो हम इसकी एंट्री इधर लिख देंगे। दिस 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू P&L, क्योंकि हम तो P&L फिलहाल बना नहीं रहे। और ये जो 3 लाख में शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसकी एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट टू बैंक, अभी देखा चार्ट में। करेक्ट, सो हम इसकी एंट्री मार देंगे यहाँ पे। कौन सी डेट पे खरीद रहा है वो बंदा? 5 नवंबर। सो नवंबर 5 टू बैंक अकाउंट कितना आ रहा है? 3 लाख। खत्म हो गया क्या सब? सेल वगैरह और कुछ आया ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। हम्म, हाँ नंबर लिख दो ना। 20,000। बाकी कुछ ट्रांजैक्शन सेल का वगैरह है ही नहीं। क्या हम ईयर एंड पे क्लोज कर सकते हैं क्या इसे अभी?
बोलो रे, बैलेंसिंग कर दूं ना? यस, कुछ भी नहीं है क्योंकि $12,10,000 आ रहा है। यस और नो? इज दिस क्वेश्चन नाउ एब्सोल्युटली क्लियर एवरीबडी? इजी लग रहा है? पढ़ते वक्त राइट थोड़ा सा अलग लग रहा था, लेकिन सॉल्व करते वक्त कुछ है क्या? कंसेप्ट अगर समझ रहा है तो फटाफट होता है ये इन्वेस्टमेंट। तुम्हें पता है ये चैप्टर कितने मार्क्स देके जाता है? अराउंड 8 से 12 के रेंज में। 10 मार्क के लिए तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि हमने ये जो क्वेश्चन किया हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही आएगा। यस, ये चैप्टर में और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, तो वो भी करेंगे हम। जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, जितने अलग अलग वैरायटी कंसेप्ट है, हम सब सॉल्व करेंगे, उसका टेंशन नहीं है। बट अराउंड अभी कंसेप्ट में कुछ नया नहीं है, यही यही कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको समझ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस आप थोड़ा कर लो तो ये चैप्टर में गलत नहीं जाओगे, और ये 8 से 12 मार्क आपको देके जाएगा। ये हाथ के मार्क से ये कभी छोड़ने नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर, कंसेप्चुअल है, मस्त मार्क्स देके जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। रीड करके फॉर्मेट ड्रॉ करके रखते हैं एटलीस्ट कल के लिए। या देखते हैं तुम्हारे होमवर्क के लिए आने जैसा है क्या। ऑन 1st April Sundar had 25,000 equity shares, तो he had already at a book value of rupees 15 per share। अभी क्या बोला है? On 20th June he purchased another 5,000 shares of company at rupees 16 per share। ठीक है, nothing new। The directors of X Limited announced bonus and right, दोनों अनाउंस किया, nothing new। No dividend was payable on these issues। डिविडेंड के बारे में पहला कोई क्वेश्चन है जो कुछ बोल रहा है कि ये जो इश्यूज किए गए थे, दीज इश्यूज मतलब जो बोनस और राइट पे जो शेयर्स दिए गए हैं उस पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। इसका लॉजिक भी क्या होता है जब हम सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगी। द टर्म्स ऑफ इशू आर एज फॉलोज। बोनस है, राइट है, डेट्स दिए हुए हैं, प्राइजेस दिए हुए हैं। शेयर होल्डर्स वेर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट्स, आप राइट्स बेच सकते हो। सुंदर ने 33%, 33.33 मतलब अगेन वन थर्ड उसने क्या कर दिया, शेखर को बेच दिए 2 पर शेयर पे। ठीक है, डिविडेंड अगर नहीं होता तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर था इधर तक, लेकिन अभी डिविडेंड आया है। डिविडेंड्स फॉर ईयर एंडेड 31st March एट द रेट ऑफ 20% वे डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं इस साल के लिए इतने रेट पे, ठीक है, और सुंदर ने वो डिविडेंड रिसीव किया है 31st October को। ओके, डिविडेंड फॉर शेयर्स अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20th June आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। जब पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे तब और समझेगा। ये कभी कभी ये सेंटेंस क्वेश्चन में नहीं देते हैं, तो नहीं दिया तो भी वो हमें समझना चाहिए, बताऊंगी। 15 नवंबर को सुंदर ने बेच भी दिए कुछ शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स।
एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 बोल रहे हैं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर, सुंदर के बुक्स में हमें क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है एंड P&L अकाउंट बनाना है। पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करके रख सकते हैं क्या? यस। पहला क्वेश्चन पूछोगे कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, या एक ही टाइप की इन्वेस्टमेंट है? एक ही टाइप की इन्वेस्टमेंट है। सारा क्वेश्चन सिर्फ एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहा है, और कुछ अलग कंपनी के शेयर्स या कुछ डिबेंचर्स ऐसे कुछ बताया है क्या क्वेश्चन में? नो। सो इसका मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करना है। क्या इस क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में भी बात की गई है? यस। तो हम डिविडेंड का भी कॉलम ड्रॉ करेंगे। जैसे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट का कॉलम ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे डिविडेंड का। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, P&L भी ड्रॉ करना है हमें, वो तो सिंपल होता है, टी फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेंगे। चलो पहले फॉर्मेट रेडी रखो। अच्छी तरीके से हेडिंग वगैरह ले दो। इन द बुक्स ऑफ सुंदर लिमिट, सुंदर, सुंदर ही था ना? यस। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड। कब तक ड्रॉ करने के लिए बोला है हमें? अज्यूम बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December। देखा करो बुक्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31st December, और ये 1st April है, ठीक है। एंड शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट, ये भी कुछ बताया हुआ है। आप पीरियड स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st April टू 31st December। और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। नहीं, इंक खत्म नहीं हुई है, मेरा पेन को होल्ड करने का तरीका खत्म हो गया, अलग हो गया है कुछ, अचानक से ऐसे चल रहा है। चलो फटाक से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सो आएगा यार, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट, डिविडेंड, डेट, 3D लाइंस ड्रॉ किए ना मैंने काफी। पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट एंड डिविडेंड। हेडिंग दे दो फटाफट। डेट,
particulars, number, cost, dividend, date, particulars, number, cost, dividend. ओके, फॉर्मेट डन सबका? यस, ओके। सो फॉर्मेट रेडी है। ये क्वेश्चन बड़ा है, कंसेप्ट भी है इसमें, मतलब कंसेप्ट अलग नहीं है, डिविडेंड वाला पहला समाया है। सो ये क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। होमवर्क के लिए एक सेकेंड, डिविडेंड वाले रहने दो, कल से आएंगे। कल दे दूंगी, ठीक है। डिविडेंड वाला आज सम हो जाने दो, फिर कल क्वेश्चन बैंक में से होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आज जो भी हमने राइट का किया है एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन जो किया है वो कैलकुलेटर पे फटाक से सॉल्व कर लेना, और कल से लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग लगेंगे क्योंकि सिर्फ सम सॉल्व करने हैं अभी। सो फटाफट कल टारगेट रखेंगे कि मॉड्यूल में से जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करें, और फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक के सिर्फ यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी सब आपके प्रैक्टिस होमवर्क के लिए होंगे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। Shall we stop for today? Yes. चलो, bye.